हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर। सो स्टूडेंट, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस साल जो 2022 का माध्यमिक एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें ज्योग्राफी के कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्वेश्चन का पैटर्न किस तरफ से रहेगा, किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब शॉर्ट कितना मार्क्स का आएगा, लॉन्ग कितना मार्क्स का आएगा, ब्रीफ आंसर्स कितने मार्क्स का आएंगे। ठीक है, तो ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। और जो दो चैप्टर आ रहे हैं इस साल वो तो एक तो है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस चैप्टर 1 और जो दूसरा है वो है चैप्टर 5 इंडिया। ठीक है, अब एक्सोजेनेटिक प्रोसेस का तो आज मैं क्वेश्चन आंसर आपके सामने डिस्कस कर दूंगा, वो फाइनल होगा। ठीक है, इसमें लॉन्ग रहेगा, शॉर्ट रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, सब कुछ रहेगा। चैप्टर 1 कंप्लीट आज कर देंगे। ठीक है, और इंडिया में जो है, इंडिया में बहुत सारे चैप्टर्स है ना, उसमें से फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया जो इंडिया का पहला जो चैप्टर है उसमें उसका मैंने क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आप जाइए हमारे चैनल पर और वहां पे जाकर चेक कीजिए। ठीक है, तो इसमें तो हमने बता दिया। अगर वो वीडियो आपने नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल आज बढ़ते हैं हमारे पहले वीडियो की तरफ। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर करके दिखाऊंगा, लेकिन रिक्वेस्ट आपसे ये है कि क्वेश्चन आंसर जब मैं सॉल्व करना शुरू करूं, अगर आप लोगों को, क्योंकि वो आपको दिखेगा कौन कौन से क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूं, तो अगर वो क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि हाँ ये मुझे आता है, मैं कर सकता हूं, तो आप उसको जरूर अटेम्प्ट करें, वरना आप वीडियो देखें। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू से, द प्रोसेस बाय विच नेचुरल एजेंट्स रीशेप द एग्जिस्टिंग लैंडस्केप ओवर द अर्थ सरफेस इज नोन एज। बोल रहा है अर्थ सरफेस के ऊपर में जो नए नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो किस प्रोसेस के जरिए बनते हैं। तो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी से है, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के जरिए अर्थ सरफेस के ऊपर में नए नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कि वाटरफॉल हो गया, कैनियन हो गया, गॉर्ज हो गया। ठीक है, तो ये सब होता है, पॉट होल्स हो गया वगैरह, ये सब एक्सोजेनेटिक प्रोसेस की वजह से बनते हैं। एंडोजेनेटिक प्रोसेस ये तो खैर अर्थ सरफेस के इंटरनल पार्ट यानी अंदरूनी हिस्से में बनते हैं। ठीक है, इंटरनल हिस्से में जितने भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो या जितने भी चेंजेस आते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, ये सारा का सारा एंडोजेनेटिक प्रोसेस का हिस्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन इरोजनल प्रोसेस ऑफ रिवर ओवर सॉल्ट डोमिनेटेड रॉक इज। बोल रहा है मेन जो इरोजनल प्रोसेस होता है सॉल्ट डोमिनेटेड रॉक में, मतलब जिस रॉक में सॉल्ट का मिकदार ज्यादा होता है, क्वांटिटी ज्यादा होता है, वो कौन से प्रोसेस के जरिए होता है, तो वो होता है सॉल्यूशन के जरिए, सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गॉर्ज फॉर्म्ड इन एरिड रीजन। गॉर्ज जो एरिड रीजन बोलते हैं थोड़ा सा डेजर्टी एरिया, यानी कि जहां पर पेड़ पौधा बिल्कुल भी नहीं होता है और जहां पर पानी का क्वांटिटी एकदम ही कम होता है, पानी जहां पर ना के बराबर होता है, जहां पर प्लांट भी नहीं होता है, तो ऐसे एरिया को बोलते हैं एरिड रीजन। वहां पे जो गॉर्ज बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैनियन। उसको क्या बोलते हैं, कैनियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्ड फूड डेल्टा इज फॉर्म एट द माउथ ऑफ। बोल रहा है बर्ड फूड डेल्टा किस नदी के माउथ में यानी किनारे में बनता है। माउथ बोलते हैं जो जहां पर हर नदी का एंड हो जाता है, यानी वो नदी वहां पर जाकर खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी बे ऑफ बंगाल में एंड होती है, तो बे ऑफ बंगाल उसका माउथ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बर्ड फूड डेल्टा इज फॉर्म एट द माउथ ऑफ, किस नदी के किनारे बर्ड फूड डेल्टा बनता है, तो वो बनता है मिसिसिपी मिसूरी रिवर के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच ऑफ द अर्थ सरफेस इज इंक्रीजेस। बोल रहा है कौन सा ऐसा प्रोसेस है, इन चारों में से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए अर्थ सरफेस का लेवल बढ़ता है, यानी अर्थ सरफेस इंक्रीज करता है, तो वो है एग्रेडेशन। देखिए एग्रेडेशन नाम से ही हमको पता चला, एग्रीगेट हो रहा है ना, जमा हो रहा है, तो जमा होने से तो अर्थ सरफेस इंक्रीज करेगा, डिग्रेडेशन से तो डिक्रीज करेगा, है ना, कम हो जाएगा। वेदरिंग क्या होता है, जिसके जरिए रॉक्स ब्रेक्स होते हैं, डेन्यूडेशन होता है, वेदरिंग और इरोजन को मिलाकर। ठीक है, तो ये तीन तो नहीं होगा, तो होगा एग्रेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप क्रैक्स ऑन द सरफेस ऑन द माउंटेन ऑफ द माउंटेन इन ग्लेशियर्स आर कॉल्ड। बोल रहा है ग्लेशियर, माउंटेन का जो ग्लेशियर है उसमें जो डीप क्रैक्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं क्रीविसेस। उसको बोलते हैं क्रीविसेस। देखिए ग्लेशियर का टॉप में जो क्रैक्स होंगे, जो दराके होंगे, जो क्रैक्स होंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रीविसेस। द प्रोसेस बाय विच सॉइल एंड रॉक लेयर्स मूव डाउन अलोंग द स्लोप ऑफ हाईलैंड बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड। बोल रहा है इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिया रॉक लेयर्स, सॉइल, ये सारे के सारे मूव डाउन होते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो होता है मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग प्रोसेस के जरिया सॉइल
और जो आपका रॉक लेयर होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी मूव डाउन करता है नीचे की तरफ, ठीक है। जैसे कि लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड कभी कभी आपने देखा होगा, अगर आप पहाड़ी इलाकों में गए होंगे तो वहां पर लैंडस्लाइड होता है, यानी पहाड़ों की जो जमीनें हैं वो गिर जाती हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है, तो वो भी मास वेस्टिंग का ही हिस्सा है। उस प्रोसेस को बोलते हैं हमारा मास वेस्टिंग। इन पेडी प्लेन लो लाइंग हिल्स ऑफ हार्ड रॉक्स रिमेन रेसिडुअल लैंडफॉर्म इज कॉल्ड। बोल रहा है पेडी प्लेन में, ठीक है, जो लो लाइंग एक हिल होता है जो हार्ड रॉक का बना होता है, वो कौन होता है? जो बचा का बचा रह जाता है, वो और नहीं होता है, ठीक है, वो और इरोड नहीं होता है। इनमें से ऐसा कौन है? तो वो है इंसलबर्ग। इंसलबर्ग एक छोटा सा हिल होता है, ठीक है, लो लाइंग हिल्स होता है हार्ड रॉक का बना हुआ, जो ऐसे ही बच जाता है, उसको बोलते हैं इंसलबर्ग। बहुत छोटे छोटे हिल्स होते हैं ये इंसलबर्ग, ठीक है। सैंड डून्स तो खैर सैंड का एक छोटा सा टीला होता है, एक छोटा सा पहाड़ होता है। ज्यूजिंग और यार्डिंग तो इरोजनल प्रोसेस के जरिए से बनते हैं, ठीक है, तो ये तीनों तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉट होल इज फॉर्म्ड बाय। पॉट होल किस प्रोसेस के जरिए बनता है? हाइड्रोलिक एक्शन, कोरेजन, एब्रेजन, एट्रिशन। तो पॉट होल जो बनता है वो बनता है एब्रेशन के जरिए, ठीक है। वाटरफॉल इज फाउंड इन द रिवर्स। बोल रहा है वाटरफॉल किस स्टेज में बनता है? देखिए रिवर का 3 स्टेज होता है ना, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। यूथ स्टेज में वो इरोजन का काम करती है, मैच्योर स्टेज में वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, और ओल्ड स्टेज में वो डिपोजिशन का काम करती है। तो अगर वाटरफॉल है और यहाँ पर वाटरफॉल अगर बन रहा है, ठीक है, वाटरफॉल जैसा लैंडफॉर्म बना, तो वाटरफॉल हम लोग किसको बोलते हैं? When an enormous volume of water falling from a great height is called waterfall। तो वाटरफॉल जो बनता है वो बनता है आपका यूथ स्टेज में, यानी कि अपर कोर्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एक्टिविटी ऑफ अ रिवर इन द लोअर कोर्स इज। रिवर का मेन काम क्या होता है लोअर कोर्स में? तो लोअर कोर्स में रिवर का मेन काम क्या होगा? लोअर कोर्स है, यानी कि ओल्ड स्टेज है, तो उसमें वो डिपोजिशन का काम करती है। विच ऑफ दीज रीजन्स हैज कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। बोल रहा है इनमें से ऐसा कौन सा है? विच ऑफ दीज रीजन, इनमें से ऐसा कौन सा रीजन है जिसके पास कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है? जहां पर कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है, तो देखिए हिमालय तो नहीं होगा। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर किसको बोलते हैं? जहां पर एक बड़ा सा आइस शीट होता है, ठीक है, यानी सेवरल किलोमीटर्स तक वहां पर एक आइस शीट बिछा हुआ होगा, एक आइस शीट, एक बहुत बड़ा ग्लेशियर होगा, तो वो होता है आपका ग्रीनलैंड में। हिमालय या ऑल्पस में नहीं होता है, ठीक है, तो वो होगा ग्रीनलैंड में। आंसर इज ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंडफॉर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्लेशियल इरोजन। बोल रहा है इनमें से ऐसा कौन सा लैंडफॉर्म है जो ग्लेशियर का इरोजन का वजह से बनता है, यानी ग्लेशियर का इरोजनल प्रोसेस की वजह से बनता है? तो वो बनता है एरेट, ठीक है। मोरेन और ड्रमलिन जो है वो बनता है, मोरेन बनता है डिपोजिशन से और ड्रमलिन बनता है फ्लोवियो ग्लेशियर से, ठीक है। तो इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ड्रमलिन बनता है फ्लोवियो ग्लेशियर से, जबकि मोरेन बनता है डिपोजिशन से, और एरेट बनता है इरोजन से, जो कि हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंडफॉर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्लेशियल डिपोजिशन। अब ग्लेशियल डिपोजिशन का वजह से कौन सा बनता है? तो यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखिए सर्क और हैंगिंग वैली जो बनता है वो बनता है इरोजन की वजह से, तो इसका आंसर होगा मीडियल मोरेन। मोरेन का 4 भाग होता है ना, लैटरल मोरेन, मीडियल मोरेन, एंड मोरेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच सैंड एंड डस्ट आर ब्लोन अवे फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड। बोला इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए सैंड और डस्ट ब्लो कर जाता है, यानी हवा के जरिए उड़ जाता है, उसको बोलते हैं डिफ्लेशन, ठीक है। डिफ्लेशन के जरिए, डिफ्लेशन प्रोसेस के जरिए सैंड और डस्ट हवा उसको ब्लो करके लेके चला जाता है, उड़ाकर लेके चला जाता है, उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार्डन्स आर फॉर्म्ड बाय। यार्डन एक लैंडफॉर्म है, वो किसके जरिए बनता है? विंड इरोजन, एरिड इरोजन या वेव इरोजन। तो वो बनता है विंड इरोजन की वजह से। विंड जो अपना इरोजनल का काम करती है उसके तो इरोजनल पार्ट यानी कि अपर कोर्स में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स आर कॉल्ड। सैंड ड्यून्स होते हैं यानी रेत का छोटा सा जो पहाड़ होता है, रेत का छोटा छोटा पहाड़ होता है, वो क्रिसेंट शेप यानी कि चांद शेप का होता है, कुछ इस शेप का होता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं? ये हॉर्न लाइक शेप होता है, ठीक है, चांद जैसा होता है, मून जैसा होता है, हाफ मून जैसा, तो वो क्रिसेंट शेप किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं बरखांस को। किसको बोलते हैं? बरखांस। इसको बरचांस भी बोलते हैं कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट्स डेल्टा रीजन बाय। बोल रहा है ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो डेल्टा रीजन को किस तरह से अफेक्ट करता है? तो वो अफेक्ट करता है सबमर्जिंग कोस्टल एरिया। याद रखिए कोस्टल एरिया को सबमर्ज
कर सकता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता गया तो डेल्टा रीजन के रहने वाले लोगों को ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज्यादा खतरा होता है। वहां का जो कोस्टल रीजन है वो सबमर्ज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सहारा डेजर्ट इज एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द, सहारा डेजर्ट कहां पे है, हम लोग जानते हैं अफ्रीका में है। ठीक है, वो कहां पर एक्सटेंड करता है, तो वो एक्सटेंड करता है साउथ की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सोजेनेटिक प्रोसेस आर, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस जो है वो कैसा प्रोसेस है, सडन है, फास्ट है, स्लो है या वेरी स्लो है, तो वो है वेरी स्लो। वाटरफॉल, गॉर्ज, कैनियन, ठीक है, पॉट होल्स, ये सारे के सारे एक दिन या एक साल या 10 साल में नहीं बनते, इसको बनने में सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा वेरी स्लो। हमादा रिफर्स टू, हमादा किसको कहा जाता है, सैंडी डेजर्ट, ग्रेविली डेजर्ट या रॉकी डेजर्ट, तो हमादा कहा जाता है रॉकी डेजर्ट को, रॉकी डेजर्ट को कहा जाता है हमादा। ठीक है, ये हमादा कोई नाम नहीं है किसी डेजर्ट का, जो रॉकी डेजर्ट होता है उसको हमादा ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो हमारा ट्रू फॉल्स, वो एमसीक्यू था, अब आ रहा है ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स में जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, पॉट होल्स आर फॉर्म एट द बेस ऑफ द वाटरफॉल, बोल रहा है क्या पॉट होल वाटरफॉल के बेस में बनता है, तो यस। देखिए वाटरफॉल किसको बोलते हैं, झरने को, वाटरफॉल का पानी, वाटरफॉल किसको बोलते हैं, व्हेन एन इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ ग्रेट हाइट इज कॉल्ड वाटरफॉल। तो वाटरफॉल का यानी झरना का पानी जब नीचे की तरफ आएगा तो वो नीचे पानी उसका जमीन पे जो गिरेगा, ठीक है, तो वहां पे वो गड्ढा तो करेगा, वो तो वहां पे होल करेगा क्योंकि पानी का फोर्स बहुत ज्यादा रहेगा, तो वहां पर बनते हैं पॉट होल्स। तो यस, वाटरफॉल के बेस में बनते हैं पॉट होल्स, तो आंसर इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ स्नो लाइन वराइज विथ लैटिट्यूड, बोल रहा है स्नो लाइन का ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट क्या लैटिट्यूड पे वेरी करता है, यानी लैटिट्यूड पे क्या डिपेंड है, तो यस, ऑल्टीट्यूड, स्नो लाइन का जो ऑल्टीट्यूड होता है यानी जो हाइट होता है वो लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। लेकिन लैटिट्यूड पे डिपेंड करने के साथ साथ और भी दूसरे फैक्टर्स हैं, जैसे कि इक्वेटर से ज्यादा नजदीक होना, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे भी आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीप ड्यून्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बरखांस ड्यून्स, बोल रहा है सीप ड्यून्स क्या बरखान से बनता है, मतलब सीप ड्यून्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बरखान ड्यून्स, बरखान ड्यून्स से बनता है सीप ड्यून्स, तो आंसर होगा यस। देखिए बरखान किसको बोलते हैं, जो क्रिसेंट शेप का होता है, जो चांद शेप का होता है। ठीक है, और सीप ड्यून्स को उसको बोलते हैं जो थोड़ा सा ऊंचा जो टीला होता है, जो एक छोटा सा हिल होता है रेत का, उसको बोलते हैं सीप ड्यून्स। ठीक है, और वो देखने में कैसा लगता है, स्वॉर्ड जैसा, स्वॉर्ड मतलब तलवार जैसा, तो आंसर होगा ट्रू, यस, सीप ड्यून्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बरखान ड्यून्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल स्ट्रीम्स, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, स्मॉल स्ट्रीम्स एंड रिव्यूलेट्स दैट ज्वाइन द मेन स्ट्रीम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, बोल रहे छोटे छोटे नदियां, छोटे छोटे दरिया, वो जो बड़े से रिवर में मिलते हैं, मेन रिवर में आकर मिलते हैं, उनको क्या डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है, तो गलत है, उन्हें कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज, उन्हें कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरी तो उसको बोलते हैं जो एक मेन रिवर से अलग हो जाता है, अलग होने को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, और छोटे छोटे रिवर जो मेन रिवर में आकर मिलते हैं उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, तो आंसर होगा फॉल्स, आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपलैंड विच डिवाइड द चैनल आर नोन एज वाटर डिवाइड और वाटर शेड, बोला एक ऊंचा एरिया जो एक अपलैंड, एक हाईलैंड जो है वो वाटर को डिवाइड करता है, उसको क्या वाटर शेड बोलते हैं, तो आंसर होगा यस, वाटर शेड या वाटर पार्टिंग भी इसको बोलते हैं, जो एक अपलैंड होता है जो वाटर को डिवाइड कर देता है दो हिस्सा में। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रमलिन्स आर लो इलोंगेटेड हिल्स फॉर्म बाय ग्लेशियल डिपोजिशन, बोल रहा है डमलिन, बोल रहा है क्या एक लो इलोंगेटेड हिल है जो ग्लेशियल डिपोजिशन की वजह से बनता है, तो यहाँ पे आंसर फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा वो मैं बता देता हूँ। ये ग्लेशियर से डिपॉजिट तो होता है लेकिन इसमें सिर्फ ग्लेशियर नहीं होता है, इसमें फ्लोवियो ग्लेशियल होता है, यानी ये कंबाइंड एक्शन ऑफ ग्लेशियर और रिवर होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोवियो ग्लेशियल, ये फ्लोवियो ग्लेशियल की वजह से होता है, ग्लेशियल की वजह से नहीं होता है, फ्लोवियो ग्लेशियल। ठीक है, ड्रमलिन बनता है फ्लोवियो ग्लेशियल की वजह से, तो आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑट वॉश प्लेन आर फॉर्म्ड बाय ग्लेशियल डिपोजिशन, क्या ऑट वॉश प्लेन ग्लेशियल डिपोजिशन के वजह से बनता है, तो इसका भी आंसर होगा फॉल्स, ये भी फ्लोवियो ग्लेशियल की वजह से ही बनता है ऑट वॉश प्लेन। ठीक है, द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, आंसर इज ट्रू। क्यों, बोला दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्या गंगा ब्रह्मपुत्र बनाते हैं, यस, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं सुंदरबन का डेल्टा।
सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाते हैं, जिसको कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है। ओवर ग्रेजिंग डजंट काउज डेजर्टिफिकेशन, क्या ओवर ग्रेजिंग से डेजर्टिफिकेशन नहीं होता है? तो आंसर होगा फॉल्स। ओवर ग्रेजिंग से डेजर्टिफिकेशन होता है। डेजर्टिफिकेशन किसको बोलते हैं? डेजर्ट का एरिया, डेजर्ट का जितना एरिया अभी है अगर वो एरिया और इंक्रीज करता है तो हम उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन, यानी डेजर्ट का एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से डेजर्ट का एरिया बढ़ता है, यानी डेजर्टिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीरीज ऑफ क्रैक्स दैट डेवलप ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लेशियर इज नोन एज क्रीवेसेस। यस, ट्रू। जो क्रैक होते हैं ग्लेशियर के ऊपरी हिस्सा में सरफेस पर, उसको बोलते हैं क्रीवेसेस, सर्क। ठीक है, ये सब बोलते हैं, और भी अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन फिलहाल सर्क और क्रीवेसेस के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये था हमारा ट्रू फॉल्स। चलिए बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है बोल रहा है नेम द हाईलैंड विच सेपरेट्स टू रिवर सिस्टम। बोला एक हाईलैंड का नाम बताइए जो दो रिवर सिस्टम को अलग करता है, सेपरेट करता है। उसको हमारा बोलते हैं वाटरशेड, वाटर पार्टिंग भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है वाटरशेड और वाटर पार्टिंग, जो एक हाईलैंड एरिया होता है जो दो रिवर को सेपरेट करता है, अलग करता है। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द सैंडी डेजर्ट इन सहारा। सहारा में जो एक सैंडी डेजर्ट है उसका नाम क्या है? तो उसको हमारा बोलते हैं ERG डेजर्ट। ये सहारा का ही हिस्सा है। ठीक है, ERG डेजर्ट सहारा का ही पार्ट है एक, और सहारा कहाँ है? अफ्रीका में है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, तो ERG भी अल्टीमेटली अफ्रीका का ही हिस्सा है, जो कि सहारा का एक पार्ट है। ठीक है, जो सैंड, मेड ऑफ सैंड से बना हुआ है, सैंड मेनली ऑफ सैंड से बना हुआ है, सैंड से, रेत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड इन द डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया। देखिए, डेजर्ट रीजन में जो भी नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है, जाहिर है वहां पे पानी का बहुत ज्यादा कमी है, तो वहां का जो लीफ होता है वो काफी, वहां पे तो लीफ होता ही नहीं है, पहली बात वहां पे कुछ और होता है, जिसकी वजह जो इसलिए होता है ताकि वहां पर पानी, क्योंकि बहुत ज्यादा कमी होती है, तो उसका जड़ भी बहुत अंदर तक गया हुआ होता है, ताकि वो अंडर ग्राउंड वाटर का पानी को ले सके, उसको यूज में ले सके, क्योंकि पानी तो वहां इतना ज्यादा मौजूद है नहीं कि वो लोग पानी को यूज कर सकेगा। तो उसका जहां पे वहां पे जो भी तरह का नेचुरल वेजिटेशन होता है, जैसे कि कैक्टस। ठीक है, कैक्टस वहां पे एक वेजिटेशन है जिसका जड़ बहुत नीचे तक गया हुआ रहता है, जाकि वो अंदर से पानी उसको एब्जॉर्ब कर सके अपने इस्तेमाल के लिए, और उसका जो लीफ होता है वो इस तरह का होता है ताकि वो कम से कम पानी को इवेपोरेट कर सके। ठीक है, क्योंकि वो पानी वहां पे ज्यादा अवेलेबल है ही नहीं। नेम द लार्जेस्ट वैली ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वैली ग्लेशियर कौन सा है? तो वो है लंबार्ड फिशर्स। मैं यहां पे लिख देता हूं, लंबार्ड फिशर्स ग्लेशियर, जो कि पड़ता है आपका अंटार्कटिका में, पड़ता है इन अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका में पड़ता है, और ये 400 मीटर लॉन्ग है, 400 मीटर लॉन्ग है और 100 मीटर वाइड है। याद रखिए, 400 मीटर लॉन्ग है और 100 मीटर वाइड है, याद रहेगा। और जो कि अंटार्कटिका का जितना भी आइस शीट है उसका पूरा 8% होता है ये। ठीक है, ये जो लंबार्ड फिशर्स ग्लेशियर जो है ये 400 मीटर लॉन्ग, 100 मीटर वाइड है, और अंटार्कटिका का पूरा आइस शीट का 8% होता है अंटार्कटिका का। ओके, तो ये होता है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वैली ग्लेशियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? तो वो है कुंचिकल फॉल्स। क्या है? कुंचिकल फॉल्स, जो कि आपका पड़ता है कर्नाटका में, इन कर्नाटका। कुंचिकल फॉल्स इन कर्नाटका में है। ठीक है, और इसका जो हाइट है, जो वाटरफॉल का जो हाइट है वो है 455 मीटर। ओके, ये आपको आसानी होगी आंसर लिखने में, आपको मार्क्स अच्छा खासा मिलेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दे रहा हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानेशन ऑफ लैंड मास काउज्ड बाय डिफरेंट एक्सोजेनिक फोर्स इज कॉल्ड। बोला है एक्सोजेनिक फोर्स के जरिए जो प्रोसेस होता है उसका नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं हमारा एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, राइट। प्लानेशन ऑफ लैंड मास काउज्ड बाय डिफरेंट एक्सोजेनिक फोर्स इज कॉल्ड। एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जो लैंडमास बनते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। ठीक है,
लॉन्ग नैरो स्टीप साइडेड विंडिंग रिज फॉर्म बाय द फ्लोवियो ग्लेशियल। देखिए बोल रहा है लॉन्ग नैरो रहेगा, स्टीप साइडेड रहेगा, विंडिंग रिज भी रहेगा और फ्लोवियो ग्लेशियल की वजह से बनेगा, डिपोजिशन की वजह से बनेगा, और सैंड और ग्रेवल का मिला हुआ रहेगा, मतलब सैंड और ग्रेवल से मिलकर बना हुआ होगा, उसको बोलते हैं आपका ईस्कर्स। क्या बोलते हैं? ईस्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द डैश रिवर द जिगजैग कोर्स ऑफ अ रिवर इज नोन एज मियंदर। बोल रहा है किस नदी के नाम पर मियंदर एक क्या है, एक लैंडफॉर्म है जो कि बनता है आपका मिडिल स्टेज में। मिडिल स्टेज में रिवर एक मियंदर नाम का एक लैंडफॉर्म बनाती है जिसका शेप कुछ इस तरह से रहता है, राइट, इस तरह से उसका शेप रहता है। अब इस तरह से उसका शेप है तो ये किस नदी के नाम से फेमस है, मतलब इसका नाम किस नदी के बाद आता है, ठीक है। तो इसका नाम आता है, तुर्की में एक नदी है जिसका नाम है बुयुक मेंदर्स, बुयुक मेंदर्स, ठीक है। इस नदी के नाम से रिवर अपना मिडिल स्टेज में जो मियंदस बनाते हैं, इसी रिवर के नाम से फेमस है वो मियंदस, उस लैंडफॉर्म का नाम दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हॉराइजोंटल एंड पैरेलल क्रैक्स और फ्रैक्चर्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लेशियर आर कॉल्ड। हॉराइजोंटल और पैरेलल क्रैक्स जो होते हैं सरफेस, ग्लेशियर के सरफेस पे, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है क्रीवेसेस, ठीक है। होल फॉर्म बाई एब्रेजन ऑन रिवर बेड आर कॉल्ड। बोल रहा है रिवर बेड पे जो होल बनता है एब्रेजन और एब्रेजन की वजह से, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉट होल। देखिए पॉट होल कहां बनता है? वाटरफॉल के नीचे, ठीक है। वाटरफॉल जब, मतलब वाटरफॉल जब होता है वो एक ग्रेट हाइट से बहुत सारा पानी जब नीचे की तरफ गिरता है उसी को तो हम लोग वाटरफॉल बोलते हैं, झरना बोलते हैं। तो वो पानी कहां गिरेगा? आसमान की तरफ तो जाएगा नहीं, नीचे जमीन की तरफ आएगा। तो जमीन की तरफ जब आएगा तो उसका स्पीड बहुत ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है, तो वहां पर कुछ होल बनाएगा, उसको बोलते हैं पॉट होल, ठीक है। तो वो एब्रेशन की वजह से बनता है। द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग लैंड फॉर्म्स बाय कंबाइंड एक्शन ऑफ इरोजन एंड वेदरिंग इज। बोला इरोजन और वेदरिंग के कंबाइंड एक्शन की वजह से जो प्रोसेस का, जो प्रोसेस होने के बाद लैंड फॉर्म का जो मॉडिफिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं डेन्यूडेशन। यानी डेन्यूडेशन को हम लोग कंबाइंड एक्शन ऑफ वेदरिंग और इरोजन भी कह सकते हैं कि हाँ डेन्यूडेशन मतलब कंबाइंड एक्शन ऑफ इरोजन एंड वेदरिंग। हालांकि दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं, लेकिन अगर इनों को कंबाइन किया जाए तो इसको बोलते हैं एक नाम में डेन्यूडेशन। ओके, लास्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ ज्यूजेन। ज्यूजेन क्या है? ज्यूजेन है आपका विंड इरोजनल पार्ट में, यानी अपने यूथ स्टेज में जो लैंडफॉर्म बनाती है उनमें से एक है ज्यूजेन, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल पूछ रहा है तो इसका एग्जांपल होगा एरिजोना डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ज्यूजेन क्या है? विंड अपना अपर स्टेज यानी यूथ स्टेज में कुछ लैंडफॉर्म्स बनाती है, उनमें से एक है ज्यूजेन। यार्डंग भी है, मशरूम रॉक भी है, ठीक है, पेडिमेंट है। फिलहाल हम लोग ज्यूजेन का बात करें तो ज्यूजेन एक इरोजनल लैंडफॉर्म है विंड के जरिया, और इसका एक एग्जांपल का अगर बात करें तो इसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं एरिजोना डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स वाला है। आने वाले एग्जाम में आपको 2 मार्क्स वाले जो फर्स्ट चैप्टर से रहेंगे वो 2 पीस रहेंगे, आपको 2 पीस करना रहेगा 2 मार्क्स वाला, ठीक है। तो हो गया 4 मार्क्स। तो अब यहां पर मैंने 2 पीस तो मैं ले नहीं सकता, तो मैंने 2 मार्क्स वाले 15 क्वेश्चन में यहां पे डिस्कस करूंगा। तो चलते बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है हाउ आर द बर्ड्स फूड डेल्टा फॉर्म्ड। बोल रहा है बर्ड्स फूड डेल्टा कैसे बनता है। देखिए बर्ड्स फूड डेल्टा ऐसा इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये देखने में बिल्कुल बर्ड के फूट की तरह लगता है, यानी बर्ड के फूट क्लाव की तरह, उसके पांव की तरह देखने में लगता है। और ऐसा इसलिए ऐसा बन जाता है क्योंकि देखिए डेल्टा कब बनता है? डेल्टा बनता है रिवर अपने ओल्ड स्टेज यानी डिपोजिशन के वक्त बनाती है। तो वहां पर क्या होता है बर्ड्स फूड डेल्टा में के वेव जो है वो कमजोर बन जाता है, यानी वेव जो लहर होता है वो बहुत ही वीक होता है, जबकि जो रिवर का जो फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। उसके होने की वजह से क्या होता है कि रिवर अपने छोटे छोटे हिस्से में बढ़ जाता है, छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड हो जाता है, और ये देखने में ऐसा लगता है जैसे बर्ड का कोई फूट क्लॉ हो, यानी कि बर्ड का कोई पैर हो, इसलिए इसको बोलते हैं बर्ड्स फूट डेल्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बर्ग्सक्रुंड। बर्ग्सक्रुंड क्या होता है? देखिए ग्लेशियर एक होता है ना पहाड़ी इलाके में, इस टाइप का एक कुछ ग्लेशियर होता है ऊपर में, राइट।
यहाँ पे इस तरह कुछ ग्लेशियर रहेगा। यहाँ पर क्या होता है, ग्लेशियर यहाँ पर डीप क्रैक होता है। डीप क्रैक होने की वजह से यहाँ पर ये हिस्सा टूट कर निकल जाता है। जब कभी भी अनइक्वल मूवमेंट होगा तो यहाँ से तो ये आइस गिर जाएगा, जबकि ये एक वॉल टाइप का ये यहाँ पर इस तरह से खड़ा रह जाएगा। तो जो डीप क्रैक होते हैं ग्लेशियर के सरफेस पर, अपर सरफेस पर, उसी को बोलते हैं बर्ग्स क्रूंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर डिफ्लेशन हॉलोज फॉर्म्ड। देखिए डिफ्लेशन हॉलोज क्या होता है। डिफ्लेशन हॉलोज होता है जैसे मान लिए ये कोई जमीन है, ठीक है, यहां पर रेत है, ये रेत है, ठीक है। अब जब हवा चलेगा, जब विंड चलेगा तो क्या करेगा, ये रेत को ऐसे ही रहने देगा, नहीं, ये इस रेत को क्या करेगा, यहां से उड़ाना शुरू करेगा, अपना साथ ले जाना शुरू करेगा किसी भी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो हवा चलेगा। तो अगर यहाँ का रेत वो उड़ाकर लेके चला जा रहा है तो यहाँ पर तो एक गड्ढा नुमा बन जाएगा ना, यहाँ पर तो एक होल बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं डिफ्लेशन हॉलोज। डिफ्लेशन हॉलोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिफ्लेशन बोलते हैं एक प्रोसेस को, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए विंड रेत को उड़ाकर लेकर जाता है, ठीक है, इसलिए इसको, और उसकी वजह से वो हॉलो बनता है, वो गड्ढा बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिफ्लेशन हॉलोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आइसबर्ग। आइसबर्ग क्या होता है, आइस का बड़ा बड़ा पीस, बड़ा बड़ा गोला जो होता है आइस का, उसी को बोलते हैं आइसबर्ग, जो बनता है लैंड एरिया पे लेकिन बहता है ओशन और सी या किसी लेक में, ठीक है। लेक, ओशन या सी में आप देखेंगे बर्फ के बड़े बड़े जो टुकड़े पानी में रहते हैं, उसी को बोलते हैं आइसबर्ग। ओके, व्हाट इज डेन्यूडेशन। देखिए डेन्यूडेशन बेसिकली बोलते हैं इरोजन का काम को, इरोजन और वेदरिंग का कंबाइंड प्रोसेस को डेन्यूडेशन बोलते हैं। यानी डेन्यूडेशन का मेन काम है काट छाट करना, यानी इरोड करना, ठीक है। देखिए यहां पर मैं जितना भी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं, ये सारा का सारा क्वेश्चन मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूं, मेरा काम है आपको समझाना, ठीक है। मैं आपको समझा सकता हूं, एक एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं, बाकी एग्जाम में आपको बुक का लैंग्वेज ही लिखना पड़ेगा, तो आप बुक को जरूर फॉलो करें, यहां पर सिर्फ आप समझे कि हाँ ये चीज होता क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा व्हाट इज प्लंज पूल। प्लंज पूल क्या होता है। देखिए प्लंज पूल आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। जब कभी भी वाटरफॉल, यानी वाटरफॉल कहां से आता है, ग्रेट हाइट से आता है, ऊंचाई से गिरता है झरना, ठीक है, तो झरना जमीन पे ही आके गिरेगा, तो उसकी वजह से पॉट होल तो बनते ही है, साथ ही बनता है प्लंज पूल, ठीक है। तो ये होता है प्लंज पूल, जो वाटरफॉल की वजह से, वाटरफॉल के पानी गिरने की वजह से जमीन पर बनते हैं प्लंज पूल, ठीक है। और ये प्लंज पूल काफी ज्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें आदमी रिलैक्सेशन का काम करता है, एक्सरसाइज का भी काम करता है, ठीक है, प्लंज पूल। डिफाइन लोएस्ट। लोएस्ट क्या होता है, तो देखिए लोएस्ट कुछ भी नहीं है, एक रेत का डिपोजिशन है, जो कि विंड अपनी डिपोजिशन स्टेज, यानी लास्ट स्टेज, ओल्ड स्टेज में जो डिपोजिशन का काम करती है, वहां पर बनते हैं लोएस्ट। लोएस्ट क्या है, एक डिपोजिशन है रेत का, बालू का। स्नो लाइन। स्नो लाइन क्या होता है, स्नो लाइन उसको बोलते हैं जहां पर थ्रू आउट द ईयर एक पर्टिकुलर हाइट पर स्नो जमा हुआ हो, उसको बोलते हैं स्नो लाइन, ठीक है। स्नो लाइन किसको बोलते हैं, जब एक पर्टिकुलर हाइट पर सारा पूरी साल अगर बर्फ जमा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं स्नो लाइन। सैंड ड्यून, ठीक है, सैंड ड्यून क्या होता है, लोएस्ट की तरह सैंड ड्यून बोलते हैं सैंड का एक छोटा सा पहाड़ पे, यानी अगर सैंड कुछ ऊंचाई तक अगर उठा हुआ है, यानी उसका कुछ हाइट है, एक तरह से रेत का कह सकते हैं छोटा सा पहाड़, उसको बोलते हैं सैंड ड्यून। ओके, व्हाट इज द लैटरल मोरेन। देखिए ग्लेशियर जितना भी डिपोजिशन का काम करता है उसको मोरेन बोलते हैं, ठीक है। अब मोरेन क्या होता है, मोरेन हम लोग जानते हैं 4 तरह का होता है, लेटरल मोरेन, मीडियल मोरेन, एंड मोरेन, ठीक है, 4 तरह का मोरेन होता है ना। तो लैटरल मोरेन उसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ग्लेशियर यहां पे डिपॉजिट किया हुआ है, ठीक है, ग्लेशियर डिपॉजिट किया हुआ है। लैटरल मोरेन बोलते हैं जो साइड बाय साइड जमा हुआ होता है, ये साइड बाय साइड जो ग्लेशियर जो जमा किया हुआ रहता है, डिपॉजिट किया हुआ रहता है, उसको बोलते हैं लैटरल मोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डेजर्टिफिकेशन। देखिए डेजर्टिफिकेशन किसको बोलते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं डेजर्ट का एरिया को और बढ़ाना, यानी अगर डेजर्ट का एरिया जितना भी है अगर उसमें और बढ़ता है, उसका एरिया में और बढ़ोतरी होता है, यानी उसका एरिया मान लीजिए अभी 100 मीटर है, 101 मीटर हो जाता है, यानी वो एरिया उसका बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय डेजर्टिफिकेशन, मतलब डेजर्ट का एरिया में बढ़ोतरी होना, उसका एरिया में इंक्रीज होना, उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। व्हाट इज एन ऑक्सबो लेक। देखिए ऑक्सबो लेक क्या होता है मैं बता देता हूं। ऑक्सबो लेक बोलते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं ना, मियंदर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना, मियंदर
ये इस टाइप का एक शेप होता है जो रिवर बनाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये देखिए ये दोनों लिम्ब है ना, ये दोनों लिम्ब है, तो ये दोनों लिम्ब जब एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं ना, ये लिम्ब अभी ऐसा है, थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा, फिर बहुत जब करीब आ जाएंगे तो ये एक घोड़े की नाल जैसा देखने में लगेगा, कुछ इस टाइप का देखने में लगेगा, समझे। इसका लिम्ब ये कट जाता है, पानी इसको इरोड कर देता है, देखने में ये एट द एंड कुछ इस टाइप का लगता है, इस टाइप का देख रहे हैं। इसी को हमारा बोलते हैं ऑक्सबो लेक, क्योंकि ये लिम्ब एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होता, एक साल में नहीं होता, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ये जब दोनों लिम्ब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और बीच से ये जब कट जाता है, ये देखिए ये दोनों लिम्ब जब एक दूसरे के करीब आएगा और ऐसे बीच से कट जाएगा तो ये तो ऐसे ही बच जाएगा ना, एक नाल जैसा, घोड़े का नाल जैसा, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ओके, व्हाट इज वादी? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वादी? देखिए वादी किसको बोलते हैं? वादी जो होता है वो कंबाइंड एक्शन ऑफ विंड और रनिंग वाटर से बनता है, यानी विंड और रनिंग वाटर जब कंबाइंड एक्शन करते हैं तब वहां पर बनता है वादी। वादी बेसिकली बनता है डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट एरिया जहां पर बारिश बहुत ही कम होती है, और अगर कभी बारिश होती है तो उसी की वजह से बनता है वादी। देखिए वादी यानी वैली, वैली किसको बोलते हैं? इसको वैली बोलते हैं, राइट। पहाड़ के जो इस तरह का एक पार्ट होता है उसको वैली बोलते हैं, ये वैली हो गया। अब वैली क्या होता है, डेजर्ट एरिया में कभी कभी बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है तो उसकी वजह से बनता है टॉरेंशियल, जो एकदम तेज टेरेंशियल शावर बेस जो बारिश होती है उसकी वजह से बनता है वादी, ठीक है। तो और ये कंबाइंड एक्शन ऑफ विंड और रनिंग वाटर से बनता है वादी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 हॉट डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का 2 हॉट डेजर्ट का नाम बताना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो पहला क्या है? पहला हो जाएगा बाजा कैलिफोर्निया डेजर्ट, ओके, बाजा BAJA कैलिफोर्निया डेजर्ट। नंबर 2 सोनोरैन डेजर्ट, ओके, सोनोरैन डेजर्ट, SONARAN, सोनोरैन डेजर्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड? बोल रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? तो देखिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा जो बनाता है वो बनाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। सुंदरबन का डेल्टा का नाम से हम लोग इसको जानते हैं, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 3 मार्क्स करके। आपको जो फर्स्ट चैप्टर से आएंगे वो 3 मार्क्स वाले 2 पीस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 9 पीस टोटल क्वेश्चन लिया, मैं यहाँ पे टोटल 9 पीस क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, ठीक है, आप लोगों के सामने। तो पहले बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है वाई विंड एक्शन इज डोमिनेंट इन डेजर्ट रीजन। बोल रहा है विंड एक्शन सिर्फ डेजर्ट एरिया में इतना डोमिनेंट यानी इतना पावरफुल क्यों होता है? तो देखिए इसका बहुत सारा रीजन है। पहला तो रीजन ये है कि डेजर्ट एरिया में वेजिटेशन ना के बराबर होता है, मतलब वहां पे वेजिटेशन होता ही नहीं है, या अगर वेजिटेशन कवर नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि विंड जो है अपने पूरे रफ्तार से चलेगी, क्योंकि उसके रास्ते में किसी भी तरह का कोई रुकावट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बहुत सारा अगर वेजिटेशन कवर रहेगा, यानी बहुत सारे अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो हवा को चलने में रास्ते में रुकावट आएगी, उसको रुकावट मिलेगा, जिसकी वजह से वो खुलकर नहीं बह पाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बात डेजर्ट एरिया की हो रही है तो डेजर्ट एरिया में वेजिटेशन होता ही नहीं है, और जो सॉइल कवर होता है वो भी बहुत ज्यादा लूज होता है, मतलब वो बहुत ज्यादा इतना मजबूत नहीं होता जो हवा को रोक सके। तो इसलिए हवा वहां पर पूरे डोमिनेंट से चलती है, बहुत तेज चलती है, विंड इरोजन बहुत डोमिनेंट होता है वहां पे, क्योंकि वहां पे वेजिटेशन कवर नहीं होता है जो हवा को रोक पाए। लूज मटेरियल भी बहुत, सॉइल कवर भी बहुत ज्यादा लूज होता है, और जो विंटर और समर का जो टाइम होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब दिन के वक्त आप देखोगे बहुत ज्यादा गर्मी है, रात के वक्त इतना ठंड है कि आप कंबल के बगैर सो नहीं पाओगे। तो इससे क्या होता है कि ठंडी और गर्मी की वजह से ये वहां पे जो रॉक होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से टूटने लगते हैं, स्टार्ट ब्रेक होना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे रॉक भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसलिए वो डोमिनेंट बहता है, विंड एक्शन वहां पे डोमिनेंट होता है डेजर्ट एरिया में, ओके। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वाई डेल्टा इज फॉर्म एट द माउथ ऑफ अ रिवर। देखिए डेल्टा रिवर का माउथ मतलब रिवर जहां पर खत्म होता है वहां पर क्यों बनता है, तो इसका सबसे बड़ा वजह ये समझिए। देखिए डेल्टा कब बनता है, डेल्टा बनता है अपना ओल्ड स्टेज में, मतलब अपना लास्ट स्टेज में रिवर बनाती है, ठीक है। अब देखिए रिवर जब अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट वगैरह लेकर आती है, सेडिमेंट मतलब कंकर बालू मिट्टी पत्थर जो भी है, वो अपने साथ जब लेकर आती है बहुत सारा सेडिमेंट, तो वो अपने निचले से यानी प्लेनी रीजन में आने के बाद उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत नहीं रहती है कि वो पूरे के पूरे सेडिमेंट और खुद जाकर वो डायरेक्ट समुद्र में मिल सके, इसलिए वो अपना सारा लाया हुआ सेडिमेंट को अपने माउथ यानी अपने किनारे में आकर जमा कर देती है, ठीक है। क्योंकि हर रिवर का एंड कहाँ पे होता है ना किसी सी में। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले गंगा का एंड होता है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। नर्मदा और तापी का एंड कहाँ होता है, अरेबियन सी में। तो ये अरेबियन सी में तो खैर गिरने वाला नदी वो एस्टुअरीज बनाता है, लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र या जितने भी कह ले बे ऑफ बंगाल में ईस्ट फ्लोइंग रिवर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे डेल्टा बनाते हैं। तो वहां पे डेल्टा इसलिए बनता है क्योंकि जब अपने ओल्ड स्टेज में उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होती है और इसलिए वो अपने साथ लाए हुए पूरे सेडिमेंट को अपने दहाने यानी अपने साइड में जमा कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो एरिया अपने आसपास के इलाके से थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, उसी को बोलते हैं डेल्टा। और डेल्टा का शेप ग्रीक वर्ड इस तरह से डेल्टा शेप होता है, एक ट्राइंगल शेप होता है। इस तरह के शेप से वो सेडिमेंट को जमा कर देती है जहां पर इस तरह का एक शेप बन जाता है, इसलिए डेल्टा रिवर के माउथ में ही जमा होता है क्योंकि वहां पर रिवर का एनर्जी लगभग खत्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन सीफ ड्यून्स एंड बरखांस। यानी सीफ ड्यून्स और बरखांस में 3 आपको डिफरेंस बताना है। तो मैं यहाँ पे मैंने कॉलम बना दिया, बरखांस और सीफ ड्यून्स में मैं 3 डिफरेंस बताता हूं आपको, ठीक है। पहला जो डिफरेंस है वो ये होगा कि बरखांस तब बनता है जब when sand is deposited perpendicular to wind direction, when sand is deposited perpendicular to wind direction। जब सैंड परपेंडिकुलर व्हेन सैंड इज डिपॉजिटेड परपेंडिकुलर टू विंड डायरेक्शन, जब सैंड जमा होता है विंड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर, ठीक है। जबकि सीफ ड्यून्स बनता है जब सैंड, यहीं पे इसी का देख के हम लोग लिखेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है। यहां पे मैंने क्या लिखा है, व्हेन सैंड इज डिपॉजिटेड परपेंडिकुलर टू विंड डायरेक्शन। यहां पे क्या लिखेंगे, व्हेन सैंड इज डिपॉजिटेड पैरेलल टू विंड डायरेक्शन, ठीक है। व्हेन सैंड इज डिपॉजिटेड पैरेलल टू विंड डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्या हम लोग कर सकते हैं, नेक्स्ट देखिए दूसरा जो डिफरेंस हो सकता है वो यह है कि इसका शेप कैसा रहता है। इसका शेप होता है, देखिए इसका तो शेप होता है क्रिसेंट शेप। मैंने एक शॉर्ट एमसीक्यू में भी आपको डिस्कस करके दिखाया था क्रिसेंट शेप। बरखांस का जो शेप होता है वो क्रिसेंट शेप का होता है। वो अभी मैं आपको इसका एक डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा, वो थर्ड डिफरेंस हो जाएगा। ओके, तो पहला तो दूसरा का बात करते हैं। इसका जो शेप होता है बरखांस का वो होता है क्रिसेंट शेप, जबकि जो सीफ ड्यून्स का जो होता है वो होता है पैरेलल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये व्हेन सैंड इज डिपॉजिटेड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ विंड, पैरेलल होता है ये, पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। थर्ड जो होगा वो होगा, इसका शेप आप बनाकर दिखा सकते हो। देखिए इसका शेप कैसा बनता है, क्रिसेंट शेप का बनता है ना, यानी हाफ चांद की तरह, देख सकते हैं ये चांद का तरह हो गया ना, ये इसका ऐसा शेप रहता है जैसे। जबकि सीफ ड्यून्स का जो शेप रहता है वो कुछ इस तरह का रहता है, क्योंकि वो पैरेलल होता है ना विंड डायरेक्शन का, वो तो पैरेलल होता है। ये देखिए इस तरह का शेप रहेगा ये, क्योंकि वो पैरेलल बहता है, विंड के पैरेलल बहता है, पैरेलली वो डिपॉजिट करता है सैंड को, जिस डायरेक्शन में विंड चलेगी पैरेलली वो डिपॉजिट करता जाता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, 3 डिफरेंस बिटवीन सैंड ड्यून्स एंड बरखांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट 3 प्रोसेस ऑफ रिवर ट्रांसपोर्टेशनल एक्टिविटी। देखिए रिवर का जो ट्रांसपोर्टेशनल एक्टिविटी है, देखिए आप यहां पर आप ट्रांसपोर्टेशन में किसी तरह का कोई लैंडफॉर्म नहीं बताएंगे, क्योंकि यहां पर कोई लैंडफॉर्म नहीं पूछा है, ठीक है। मैं यहां पर आपको क्वेश्चन भी समझाना चाहूंगा कि इसमें पूछ क्या रहा है एक्चुअली में, ठीक है। यहां पर आप ये नहीं बता सकते हैं कि हाँ मियंदस बनाता है या नेचुरल लेवी बनाता है, ये सब आपको लैंडफॉर्म्स यहाँ पे नहीं बताना, आपको
थ्री प्रोसेस ऑफ रिवर ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी बताना, यानी रिवर अपना जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है वो किस किस एक्टिविटी के जरिए काम करती है, ठीक है, उसका एक्टिविटी क्या क्या रहता है। तो देखिए इसमें चार तरह का एक्टिविटी शामिल होता है। पहला तो है ट्रैक्शन, दूसरा है सॉल्यूशन, तीसरा है सस्पेंशन, और चौथा जो है वो है सॉल्टेशन। ठीक है, ट्रैक्शन, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, सॉल्टेशन, ये चार तरह का ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी है जो रिवर अपना ट्रांसपोर्टेशन का तौर पे काम अंजाम देती है। ठीक है, यहां पर आपको याद रखिए लैंडफॉर्म्स आपको नहीं बताना है, आपको नेचुरल लेवी या वाटरफॉल या मियंदर्स ये सब नहीं बताना है, गलत हो जाएगा। वो एक्टिविटी बताना है। चार एक्टिविटी होता है ट्रांसपोर्टेशन में, याद रखिए, ट्रैक्शन, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, सॉल्टेशन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ विंड इरोजन। बोल रहा है प्रोसेस क्या है विंड इरोजन का। यहां पे मैं आपको बता दूं कि विंड इरोजन का बात हो रहा है, इसका मतलब आप ये नहीं कि यार्डंग, ज्यूजिंग, मशरूम रॉक, पेडिमेंट, इंसलबर्ग ये सब आप बताएं, वो गलत हो जाएगा। यहां पे प्रोसेस ऑफ विंड इरोजन पूछ रहा है, लैंडफॉर्म्स नहीं, याद रखना है। ठीक है, तो इसमें तीन तरह का प्रोसेस होता है। पहला होता है डिफ्लेशन, दूसरा होता है एब्रेजन, तीसरा होता है एट्रेशन। ठीक है, ये चार तरह का होता है, ये तीन तरह का होता है। ठीक है, तीन तरह का प्रोसेस होता है विंड जो अपने इरोजन में काम करती है। यहां पर मैं आपको एक बात और बताता चलूं, यहां पर मैं जितना भी आंसर्स आपको बता रहा हूं वो मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ये तीन बताया, आपको ऐसा नहीं कि ये सिर्फ तीन का नाम लिख देना है, आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है। वो एक्सप्लेन मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में कर दिया। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वो सारी वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, इन तीनों चीजों को मैंने एक्सप्लेन भी किया है। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, उस वीडियो को आप जाकर देखें। यहाँ तो ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर का ही सेशन है, तो मैं यहाँ पर इन सबको डिफाइन नहीं कर सकता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये सब चीजों जो आपका पहले से ये सब क्वेश्चन था तो इसलिए मैं इन सबको डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन को मैंने पहले डिस्कस नहीं किया है, या हो सके किया हो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं किया तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। लेकिन ये सब तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा काम यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। कई बार क्या होता है कि आपको सही आंसर पता होते हुए भी आप एग्जाम में गलत लिख कर आ जाते हो, आप कंफ्यूज होते हो कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे लैंडफॉर्म्स बताना है, न सिर्फ प्रोसेस बताना है। ओके, तो आप ये याद रखेंगे। तीन तरह का प्रोसेस होता है विंड इरोजन में, डिफ्लेशन, एब्रेशन, एट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज अ वाटरफॉल फॉर्म। देखिए वाटरफॉल कैसे बनता है, जब कभी भी रिवर किसी माउंटेनस एरिया, जैसे मान लीजिए ये एक माउंटेनस एरिया है, मान लीजिए, ठीक है, ये एक माउंटेनस एरिया है, यहां से रिवर बह के आ रहा है, ये हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है। ओके, जब यहां से रिवर बहता हुआ आएगा तब क्या होगा, हार्ड रॉक तो ऐसे कैसे ही रह जाएगा क्योंकि उसको काटने का ताकत रिवर में नहीं है, लेकिन सॉफ्ट रॉक को तो वो इरोड कर सकता है, काट सकता है। तो यहां से मान लीजिए सॉफ्ट रॉक ये कट जाएगा, सॉफ्ट रॉक ये कटता जाएगा। अब यहां से सॉफ्ट रॉक कट गया तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा आधा होकर ये रह जाएगा। तो अब यहां पे ये और कट जाएगा, ठीक है, यहां पे ये और कट गया तो इसका फिर शेप कैसा हो जाएगा, सिर्फ ऐसा। तो यहां से फिर क्या होगा, रिवर इस तरह से बहता हुआ नीचे चला आएगा, तो इसी तरह से बनता है वाटरफॉल। ठीक है, और याद रखिए ये काटता इसलिए है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे रिवर अपना यूथ स्टेज में होता है, और जिसके पास उसका स्विफ्ट बहुत ज्यादा होता है, फास्ट बहुत ज्यादा होता है वो, ठीक है, इसलिए उसके पास एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर वाटरफॉल बनता है यूथ स्टेज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर नेचुरल लेवीज फॉर्म। नेचुरल लेवी बोलते किसको है, पहले आप ये समझ लिए। देखिए जब कभी भी फ्लड आता है, सैलाब आता है, ठीक है, तो फ्लड से क्या होता है, फ्लड जब आता है तो तबाही तो मचाता ही है, लेकिन फ्लड लाने के साथ साथ रिवर अपने साथ कुछ सेडिमेंट भी लाती है, और वो सेडिमेंट को वो वहां पर जमा कर देती है। जमा होते होते क्या होता है, वो एरिया अपने आसपास के इलाके से थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। ऊंचा होने की वजह से वहां पे नेचुरल लेवी बनता है। नेचुरल लेवी एक तरह का एम्बांकमेंट बनाता है। क्या बनाता है, एम्बांकमेंट। ये एम्बांकमेंट क्या होता है मैं समझा देता हूं आपको। एम्बांकमेंट होता है एक तरह से बैरियर, यानी एक तरह का
छोटा मोटा डैम ही होता है, एक तरह का रुकावट होता है, ठीक है, जो पानी को आने से रोकता है ताकि पानी वहां पर स्टोर हो सके। ये एक तरह का एम्बांकमेंट होता है, नेचुरल लेवी। नेचुरल लेवी फ्लड पेरेंट से थोड़ा सा ऊंचा एरिया होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे अभी एक पिक्चर्स दिखा रहा हूं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर सैंड पार्टिकल्स फॉर्म। देखिए सैंड पार्टिकल कैसे बनते हैं। सैंड पार्टिकल बेसिकली बनते हैं रॉक के टूटने से। रॉक जब एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन यानी बहुत ज्यादा सिकुड़ने और बहुत ज्यादा ये होने की, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना होता है और एक्सपेंशन मतलब फैलना होता है। बहुत ज्यादा फैलने और सिकुड़ने की वजह से रॉक ब्रेक होते हैं। ब्रेक होने के बाद उससे बनता है सैंड पार्टिकल्स, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर डिटेल में जानना है तो आप अपने टेक्स्ट बुक को जरूर फॉलो करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नेम द कंट्रीज ओवर विच सहारा डेजर्ट स्प्रेड। बोल रहा है कौन कौन सा ऐसा कंट्रीज है, नाम बताइए उसका, जिसके ऊपर सहारा डेजर्ट फैला हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है, ओके, अफ्रीका में, ठीक है। लेकिन अफ्रीका में के अलावा भी ये बहुत सारे कंट्रीज में फैला हुआ, उसका नाम बताना है। तो देखिए उसका नाम है, पहला तो है अल्जीरिया, लीबिया, सूडान, ट्यूनीसिया, मोरक्को और नाइजर, ठीक है। इन सारे देशों में भी सहारा डेजर्ट फैला हुआ है, अफ्रीका के अलावा भी, ठीक है। तो आप इन सारे देशों का नाम दे सकते हैं, इन सारे कंट्रीज का नाम आप दे सकते हो, ठीक है, जहां पर सहारा डेजर्ट स्प्रेड किया हुआ है, फैला हुआ है, ठीक है। डिस्क्राइब with sketches the landforms developed by combined action of wind and running water in the arid region, ठीक है। एरिड रीजन में कंबाइंड एक्शन ऑफ विंड एंड रनिंग वाटर से कौन कौन सा लैंडफॉर्म डेवलप करता है उसको बताइए स्केच के जरिए यानी डायग्राम्स के जरिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है, तो मैं यहां पे आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन लिख के तो बताने वाला हूं नहीं। मैं आपको यहां पर यह बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद आप अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे। रहा एक्सप्लेनेशन का बात, तो वो एक्सप्लेनेशन आप मेरी वीडियो से जाकर देख सकते हैं। मैंने विंड, वर्क ऑफ विंड के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, ग्लेशियर के ऊपर ही बनाया हुआ है और रिवर के ऊपर ही बनाया हुआ है। आप जाए और वहां जाकर वर्क ऑफ रिवर, वर्क ऑफ ग्लेशियर, वर्क ऑफ विंड, इन तीनों वीडियोस को जरूर देखें। आपका पूरा फर्स्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया कि विंड और रनिंग वाटर के जरिए कौन कौन सा लैंडफॉर्म डेवलप करता है एरिड रीजन में, उसको बताना है स्केच के जरिए यानी डायग्राम्स के जरिए। तो देखिए कौन कौन सा लैंडफॉर्म बनता है मैं आपको वो बता देता हूं। पहला बनता है वादी, दूसरा बनता है बजारा, तीसरा बनता है पलाया और चौथा जो बनता है वो बनता है पेडिमेंट, ठीक है। मैंने इन चारों को अपने वर्क ऑफ विंड वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। तो ये चारों को आपको एक्सप्लेन भी करना है और इसका एक डायग्राम्स बनाना है, एक एक डायग्राम्स। अगर एक डायग्राम में अगर चारों आ जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप अलग अलग डायग्राम बनाकर बताइए, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब विथ स्केचेस द मेजर लैंडफॉर्म प्रोड्यूस बाय फ्लोवियो ग्लेशियल डिपोजिशन। बोल रहा है फ्लोवियो ग्लेशियल डिपोजिशन। फ्लोवियो ग्लेशियर किसको बोलते हैं? जो ग्लेशियर और रनिंग वाटर के कंबाइंड एक्शन से बनता है उसको बोलते हैं फ्लोवियो ग्लेशियल डिपोजिशन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या लैंडफॉर्म बनते हैं उसको भी डायग्राम के जरिए आपको बताना है। तो देखिए इसमें पहला जो बनता है वो बनता है ईस्कर, ईस्कर्स, इरेटिक्स, ड्रमलिन्स, आउटवॉश प्लेन, केम्स, ठीक है। तो ये सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, आप इसको जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है डिस्क्राइब विथ स्केचेस 3 मेजर लैंडफॉर्म्स डेवलप्ड बाय इरोजनल वर्क ऑफ रिवर। हाँ, अब यहां देखिए यहां पे बोल रहा है लैंडफॉर्म, ठीक है, यानी रिवर के जरिया 3 लैंडफॉर्म जो अपने इरोजनल यानी यूथ स्टेज में जो डेवलप करती है उसका 3 लैंडफॉर्म का नाम बताना है। बहुत आसान है। पहला तो हो जाएगा वी शेप्ड वैली, जिसको हम लोग गॉर्ज भी बोलते हैं, एक ये हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा वाटरफॉल,
तीसरा हो जाएगा पॉट होल्स। ठीक है, और हाँ इसका डायग्राम्स भी आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 3 पूछा था तो मैंने 3 बताया। अगर क्वेश्चन में 3 ना पूछे तो आप आई शेप्ड वैली या जितने भी और भी जो लैंडफॉर्म्स है उनको भी आप बता सकते हैं। जैसे आई शेप्ड वैली हो गया, रैपिड एंड कैस्केड हो गया, उसके बाद इंटरलॉकिंग स्पर हो गए। ठीक है, आप बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का नाम यहाँ पे बता सकें। यहाँ पे सिर्फ 3 पूछा था तो मैंने 3 बताया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब विथ स्केचेस 3 लैंडफॉर्म्स कर्व्ड आउट बाय ग्लेशियल इरोजन। ओके, तो यहां पे पूछा है ग्लेशियर का इरोजन की वजह से जो 3 लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनका आपको नाम बताना है। तो पहला तो हो जाएगा सर्क, ओके, दूसरा हो जाएगा हैंगिंग वैली, तीसरा हो जाएगा ट्रंकेटेड स्पर, और भी है जैसे कि रॉची माउंटेन हो गया, क्रैग एंड टेल हो गया। यहाँ पे सिर्फ 3 पूछा था, 3 लैंडफॉर्म पूछा था तो मैंने 3 लैंडफॉर्म बताया। याद रखिए इरोजनल पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तब आंसर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लैंडफॉर्म्स बाय अ रिवर इन इट्स अपर कोर्स, गिव इट डायग्राम्स। देखिए यहाँ पर ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर आपने ठीक से पढ़ाई किया होगा तो आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, डिस्क्राइब द लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय अ रिवर इन इट्स अपर कोर्स। अपर कोर्स किसको बोलते हैं? यूथ स्टेज को, जहां पे वो इरोजन का काम करती है। तो अल्टीमेटली ये जो क्वेश्चन है ये मैंने ऑलरेडी नंबर 3 में सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं और इस तरह से भी आ सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अगर ये पूछे डिस्क्राइब विथ स्केचेस 3 मेजर लैंडफॉर्म्स डेवलप बाय इरोजनल वर्क ऑफ रिवर, ठीक है, क्या बोला, इरोजनल पार्ट में 3 जो लैंडफॉर्म्स बनाता है रिवर, उसका आपको नाम बताना है। ठीक है, या अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे डिस्क्राइब द लैंडफॉर्म फॉर्म बाय अ रिवर इन इट्स अपर कोर्स। अपर कोर्स मतलब इरोजनल वाला पार्ट, मिडिल कोर्स मतलब ट्रांसपोर्टेशनल वाला पार्ट, और अगर लोअर कोर्स पूछ ले तो मतलब डिपोजिशनल वाला पार्ट, उसमें आपको डेल्टा बताना है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर विद डायग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लैंडफॉर्म्स फॉर्म बाय विंड इरोजन विद सुइटेबल डायग्राम्स। बोल रहा है कि विंड इरोजन की वजह से बनने वाले लैंडफॉर्म्स का नाम बताइए विद डायग्राम। ओके, तो पहला तो हो जाएगा आपका ज्यूजिंग, यार्डंग, मशरूम रॉक, चौथा हो जाएगा पेडिमेंट, पांचवा हो जाएगा इंसलबर्ग, छठा हो जाएगा वेंटीफैक्ट। तो ये सारा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन द एक्टिव डेल्टा रीजन। देखिए एक्टिव डेल्टा रीजन पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर होता है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग किसको बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? अर्थ का टेम्परेचर ग्रेजुअली राइज होना। अर्थ का टेम्परेचर अगर धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, उसका हीट अगर धीरे धीरे बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उससे होता है ग्लोबल वार्मिंग। अब इस ग्लोबल वार्मिंग का डेल्टा रीजन पर क्या असर होता है, इसको मैंने जैसे कि मैंने बताया कि सेपरेट वीडियो मेरा इसके ऊपर बनाया हुआ है। वर्क ऑफ विंड वाला आप वीडियो देखेंगे, उसी का अंदर ये वाला भी मैंने एक्सप्लेन किया, उसी वीडियो के अंदर मैंने ये वाला पार्ट भी एक्सप्लेन किया है। और सिर्फ यही नहीं, मैंने ये इसका बाद जो लास्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है 5 मार्क्स का, डिस्कस द काउजेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? डेजर्ट का एरिया में जो इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग होता है, मतलब डेजर्ट का एरिया और बढ़ना, डेजर्ट का एरिया और इंक्रीज होना, ठीक है, उसमें बढ़ोतरी होना, उसी को बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। अब इसका काउजेस क्या क्या है? मैनमेड काउजेस है, आर्टिफिशियल काउजेस यानी कि नेचुरल काउजेस भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। आप जाए उस वीडियो को जरूर देखें और अपने टेक्स्ट बुक को जरूर फॉलो करें। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो ये था चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। इसमें शॉर्ट लॉन्ग सब कुछ था। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज था, ये और कुछ भी नहीं आएगा इसके अलावा। ठीक है, यही सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से एग्जाम में टैली करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको सबको पसंद आया होगा, बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
टॉपिक आएगा, ठीक है, इंडिया का ही आएगा टॉपिक, इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया, और उसका फिर क्वेश्चन आंसर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।